हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स ऑफ एसएसटी में। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ऑलरेडी इस पे वीडियोस बने हुए हैं। हम लोग बात कर लिए थे कि क्रांति शुरू हो गई है 1789 में, और क्रांति के बाद जो है क्रांति लगातार चल रही है। 1789 से जो शुरू होती है, इसमें एक के बाद एक लगातार चेंजेज होते हैं, और उन चेंजेस के कारण ये क्रांति जो है 1799 तक चलती है। फाइनली नेपोलियन आता है। नेपोलियन आने के बाद से जो है फिर से वहाँ पे मोनार्की सिस्टम को स्थापित कर देता है। हम लोग पढ़े थे कि 1791 में एक वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया था, जो थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा बनाया गया था। एक बात और जो ध्यान देने योग्य है कि मैं बार बार इसको कहता हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को समझिए कि यह जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, और ये थर्ड स्टेट है। और फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि थर्ड स्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलरिटी है। इसके जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं, बिजनेसमैन हो गए हैं, उन लोगों के द्वारा ही जो है इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया गया। इसका मतलब ये कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मुख्य योगदान थर्ड स्टेट के अपर क्लास के लोगों का था। थर्ड स्टेट का जो निम्न वर्ग जो है, जैसे कारीगर हो गया, जैसे मजदूर हो गया, छोटे किसान हो गए, उन लोगों की बहुत ज़्यादा सहभागिता इसमें नहीं थी। तो इसलिए अच्छा, एक बात और मैं बताया था कि 1791 में जब ये लोग टेनिस कोर्ट में जब ये लोग बैठ गए धरने प्रदर्शन पे, थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों ने अपने आप को क्या कहा? नेशनल असेंबली कहा। नेशनल असेंबली। राष्ट्रीय सभा कहा, नेशनल असेंबली। और उन्होंने 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि राजा के पावर को किसी भी तरीके से कम करना। जो राजा के हाथ में जो बहुत सारे पावर थे, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स राजा के पास था। कैसे? तो उसके पास जुडिशरी पावर भी था, लेजिस्लेचर पावर भी था, और एग्जीक्यूटिव पावर भी था। तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोविजंस किए गए हैं, एक एक करके जो है उन प्रोविजंस के द्वारा राजा के पावर को लिमिटेड कर दिया गया। इसमें पहला जो काम किया गया वो ये किया गया कि जो कानून बनाने का काम था, जो पहले राजा बनाया करता था, वो राजा से लेकर नेशनल असेंबली को दे दिया गया। वास्तव में जो उस समय का लेजिस्लेचर जो था, उसी को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली को दे दिया गया। ठीक है। तो पहला काम क्या किया गया कि जो कानून बनाने का काम है वो काम से लेकर और राजा से लेकर नेशनल असेंबली को दे दिया गया। और इस नेशनल असेंबली का जो है वो क्या होता था, इसके सदस्यों का जो है वो चुनाव होता था, उनका इलेक्शन होता था। लेकिन ये जो इलेक्शन होता था वो है इलेक्शन जो है डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। इनडायरेक्ट का मतलब ये कि सबसे पहले जो वोटर्स होते थे, वो वोटर्स जो है ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चुनते थे, मतलब निर्वाचक गण को चुनते थे। और वो जो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हैं फिर बाद में जो है नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। एक बार फिर से ध्यान से सुनना है कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता था, वो इलेक्शन डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता था। ठीक ऐसे ही समझना है जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग एमपी या एमएलए को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, और ये एमपी और एमएलए हमारे बिहाफ पे फाइनली जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है इंडिया में, उसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि डायरेक्ट तो हम चुन नहीं रहे हैं। सेम वही काम इस समय नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन होता था, वो जनता जो है डायरेक्ट नहीं चुनती थी, बल्कि ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को डायरेक्ट चुनती थी। और ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जो हैं जनता के बिहाफ पे फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे।
इज दैट क्लियर? तो राजा के हाथ से जो है वो क्या किया गया कि कानून बनाने का अधिकार लेकर उसको दे दिया गया नेशनल असेंबली को। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो वोटिंग राइट्स दिया गया वो यूनिवर्सल नहीं था, सभी लोगों को वोटिंग राइट्स यहाँ पे नहीं दिया गया। वोटिंग राइट्स जो था वो सबको नहीं दिया गया। वोटिंग राइट्स वाज नॉट यूनिवर्सल, नॉट यूनिवर्सल। और यही इस कानून की सबसे बड़ी जो है ड्रॉबैक है। वोटिंग राइट्स उसी व्यक्ति को दिया गया, उसी मेल को दिया गया, मेल को ध्यान रखना है कि फीमेल को वोटिंग राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं दिया गया। वोटिंग राइट्स उस मेल को दिया गया जिसका मिनिमम एज जो है 25 इयर्स हो और मिनिमम 3 दिन की मजदूरी देने के बराबर वो राज्य को टैक्स देने की स्थिति में हो। वोटिंग राइट्स किसको दिया गया? तो एक तो पहली बात कि मिनिमम एज उसके लिए किसी मेल का कितना होना चाहिए, 25 इयर्स होना चाहिए। साथ ही साथ केवल 25 इयर्स का एज हो जाने से वो वोटर नहीं हो जाएगा, 25 इयर्स का तो होना ही चाहिए। साथ ही इसके अलावा उसको 3 दिन की मजदूरी जो उस समय फ्रांस में थी उसका उतना देने के बराबर वो राज्य को टैक्स देने की हैसियत में हो, उसी व्यक्ति को वोटिंग राइट्स दिया गया। इसके अलावा मतलब 25 इयर्स से कम उम्र के जितने भी मेल हैं प्लस ऑल वुमेन्स जितने भी महिलाएं हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। वोटिंग राइट्स देने न देने के आधार पर ही फ्रांस में सिटीजन्स को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया एक्टिव सिटीजन्स और दूसरे को कहा गया पैसिव सिटीजन्स। ये हो गए सक्रिय नागरिक और ये हो गए निष्क्रिय नागरिक। एक्टिव सिटीजन्स वही हैं जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं, साथ ही साथ 3 दिन की मजदूरी के बराबर राज्य को टैक्स देने की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा अन्य जितने भी पुरुष हैं और जितने भी महिलाएं हैं सभी की सभी महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स माना गया। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स को एक बात और बताएंगे कि एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स है जबकि पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं है। साथ ही साथ इसके अलावा और भी इस संविधान में कई अच्छी बातें कही गई। पहला बात तो ये कहा गया कि कुछ अधिकारों को लिस्टेड किया गया और उनको कहा गया कि ये ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को बाय बर्थ मिलते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब स्वतंत्रता के अधिकार को कहा गया कि ये बाय बर्थ मिला है और इसको राज्य जो है छीन नहीं सकता है, स्टेट जो है इसको छीन नहीं सकता है। वैसे ही राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, इन सब अधिकारों को जो है कहा गया कि ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी मनुष्य को बाय बर्थ मिलते हैं और राज्य जो है किसी भी हालत में इन अधिकारों को छीन नहीं सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से आता है। और लास्ट क्लास में मैंने दिया भी था कि राइट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 1791। तो आपको ये सारे प्रोविजंस उसमें बताने हैं। आगे चलें। अब इसमें क्या है कि इसमें यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि राजा जो है बेचारा इस समय कमजोर हो गया था, आंदोलन इतना तेज गति से बढ़ रहा था। लेकिन राजा क्या चुपचाप बैठेगा? वो चुपचाप नहीं बैठेगा। राजा ने साइन तो कर दिया था इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, काम कर रहा था उसके अकॉर्डिंग। अच्छा हाँ, एक बात और कि फ्रांस जो है अब तक जो फ्रांस में जो है जो मोनार्की सिस्टम लागू था, मतलब राजा जो है जो सर्वे सर्वा हुआ करता था, इस मोनार्की सिस्टम में एक चेंज लाया गया और कहा गया कि अब फ्रांस जो है आज के बाद मतलब 1791 ऑनवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हिंदी में संवैधानिक राजतंत्र। इसका मतलब ये दोनों में अंतर समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्की सिस्टम में क्या अंतर है। तो मोनार्की सिस्टम वो सिस्टम है, राजतंत्र का मतलब ये वो राजतंत्र है जिसमें राजा जो है बिना किसी नियंत्रण के जो मर्जी आए वो कानून बना सकता है।
इससे थोड़ा सा अलग है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये कि राजा अब मनमाना कानून नहीं बना सकता है, वो वही कानून बनाएगा जिस कानून को बनाने की अनुमति संविधान उसे देता है। इज दैट क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या कि अब राजा जो है, राजा के शक्तियों पे कंट्रोल लगा दिया गया, अब उस पर अंकुश लगा दिया गया कि नहीं अब तुम जो है मनमाना कानून नहीं बनाओगे, अब तुम वही काम करोगे जो संविधान में लिखा गया है। संविधान के बाहर जाके या संविधान से छेड़छाड़ करके तुम अपनी मर्जी से काम नहीं करोगे। तो ये भी समझना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है। अब फिर यहाँ पे राजा तो चलो यहाँ पे मान लिया गया कि ठीक है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम अपना ले रहे हैं, लेकिन किसी के पास अगर पावर है और उस पावर को छीन लिया जाए तो वो आदमी शांति से तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ खुराफात तो करते ही रहेगा वो। ये भी बेचारा वैसे ही खुराफात में लग गया, षड्यंत्र में लग गया। इधर तो मान लिया, इधर जो है वो नेशनल असेंबली की बात मान रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो पड़ोसी देशों से बात करने लगा। और एक पड़ोसी देश एक उस समय हुआ करता था उसका प्रशा, इसको कई लोग प्रशिया भी कहते हैं, पर प्रशा ही इसको कहें ज़्यादा अच्छा है। प्रशा से वो बात कर रहा था। आज की डेट में प्रशा कोई देश नहीं है, आज के डेट में जर्मनी है, वो एक समय में उस पूरे जर्मन एरिया का एक बड़ा जो डोमिनेंट स्टेट था उसका नाम प्रशा था उस समय। ये हम लोग 10th क्लास में फिर आप लोग आइएगा तो पढ़ेंगे हम लोग कि प्रशा कैसे फिर जर्मनी बन गया। तो ये जो प्रशा है इससे जो है वो राजा जो है मन ही मन बात करने लगा कि भाई देखो हमको हटा दिया गया है, आओ यहाँ पे और यहाँ पे सेना भेजो और इन क्रांतिकारियों को भगाओ ताकि हमको फिर से गद्दी मिले। जो पड़ोसी देश थे वो भी डरे हुए थे। वो क्यों डरे हुए थे भाई? वहाँ भी फ्रांस में तो चलो यहाँ पे फ्रांस में क्या किया गया कि मोनार्की सिस्टम को हटा दिया गया या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दिया गया, लेकिन जो पड़ोसी देश है वहाँ अभी भी मोनार्की सिस्टम है, मतलब राजा अभी भी एब्सोल्यूट पावर का यूज कर रहा है। तो पड़ोसी देशों में ये लगा कि भाई आज की डेट में फ्रांस में वो काम हुआ है, कल को अगर ये विचार हमारे यहाँ फैल जाए तो हमारी सत्ता भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन लोगों ने भी यह महसूस किया कि अपने ट्रूप्स को भेजें फ्रांस में और इन क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचल डालें। अभी ये बात चल ही रही थी, अभी ये गुप्त योजना बना ही रहा था राजा कि इसकी भनक जो है नेशनल असेंबली को लग गई कि भाई मामला तो बड़ा गंभीर होने वाला है, ये तो हमें हमारा सफाया करने पर उतारू है। तो इससे पहले कि राजा और पड़ोसी देशों में कोई गठबंधन होता, 1792 के अप्रैल 1792 इसमें जो है नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ लेना इसको, ये भी यूरोप का एक देश है, मैप में देखना है। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध को पूरे यूरोप में ऐसे इसको शो किया गया कि यह युद्ध जो है नोबल पर्सन किंग के अगेंस्ट में जनता का युद्ध है, आम आदमी का युद्ध है। और देखते देखते जो है इस युद्ध को काफी ज्यादा समर्थन जो है फ्रांस में मिलने लगा। गांव देहात से लोग जो बड़े स्तर पे जो है लोग जो है इस आंदोलन में, इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आने लगे, शामिल होने लगे। और इसी दौरान एक मार्शले नामक एक जगह था जहाँ के लोग पहली बार जो है गाना गाते हुए आ रहे थे और उस गाने का नाम ही जो है बाद में जो है चूंकि मार्शले नामक स्थान से उस गाने का शुरुआत हुआ था, उनके द्वारा पहली बार गाया गया था, तो बाद में उस सॉन्ग का नाम ही कर दिया गया मार्शले। और ये मार्शले जो है आज के डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया है। ये मार्शले जो है इस मार्शले को सबसे पहले किसने गाया था? तो मार्शले नाम का एक जगह है फ्रांस में, वहां के लोगों के द्वारा इस गाने को गाया गया था, इसीलिए इस गाने का नाम ही रख दिया गया मार्शले। और इसका ये भी याद रखना है कि एक पोएट था जिसका नाम था रॉगेट डे, फ्रेंच नेम है, लिजल।
लिजल। तो इस मार्शले को किसने गाया, किसने कंपोज किया था, किसने बनाया था? तो रॉबर्ट डे लिजल नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने जो है इस मार्शले गाना को गाया था। और ये जो सॉन्ग है आज के डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम है। क्लियर है? अब देखिए लड़ाई शुरू हो गई। अब फ्रांस एक तरफ और फ्रांस के जो पड़ोसी देश हैं, खासकर प्रशा ऑस्ट्रिया, वो एक तरफ हैं। लड़ाई किस बात की हो रही है कि लड़ाई माना जा रहा है कि यह जो लड़ाई है प्रिविलेज बेस्ड जो सोसाइटी है उसको स्थापित रखने का काम कर रहे थे ये प्रशा और ऑस्ट्रिया, जबकि उसके अगेंस्ट में फ्रांस के क्रांतिकारी जो हैं ये मान रहे थे कि वैसे अब समाज को स्थापित नहीं रखना है, उसको एक बार हटा दिया गया है तो पुनर्स्थापित उसको नहीं करने दिया जाएगा। समस्या तब पैदा हो गई। इससे क्या हुआ, ये वार में जो है वो पूरी तरीके से फ्रांस में उलझ गया। परिणाम ये हुआ कि वार जो है लंबा खींचने लगा। और हम जानते हैं कि जैसे ही लड़ाई शुरू होती है फूड सप्लाई कम हो जाती है। फूड सप्लाई कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। फ्रांस के जो जितने अच्छे नागरिक जो तंदुरुस्त हट्टे कट्टे थे उन सबको भेज दिया गया लड़ाई की सीमा पे। भाई हट्टा कट्टा आदमी ज़्यादा अच्छे से लड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब पुरुषों को भेज दिया गया फ्रंट पे तो महिलाओं के हाथ में घर की बागडोर आ गई। महिलाएं जो है घर का काम भी करती थी प्लस बाहर अर्निंग का काम भी कर रही थी। लोगों का स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होने लगा। लोग फिर से जो है वो परेशान रहने लगे। एक चीज और था कि इसी समय जो है फ्रांस के कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसको एक स्टेज और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, तो फिर हम लोग पिछले ये नचा ये इम्पोर्टेंट भी है। और फ्रांस का जो नेशनल एंथम किसने क्या है और किसने कंपोज किया है वो 1 मार्क्स में आता है, उसको याद रखना है। अब फिर आते हैं इस बात पे कि जो रिवॉल्यूशन किया गया वो थर्ड स्टेट के अपर क्लास के जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया। इसीलिए जो फ्रांस का उसके बाद से जो संविधान बनाया गया उसमें मुख्यतः जो है अमीरों के हितों की बात की गई, गरीबों के हितों की कोई बात नहीं की गई। इसी कारण जो है फ्रांस में कुछ लोग, कुछ क्या बहुसंख्यक लोग जो हैं अब ये इस बात पे चर्चा करने लगे थे कि इस रिवॉल्यूशन को एक स्टेज आगे बढ़ाने की बात करने लगे थे। उनका कहना ये था कि रिवॉल्यूशन में हमने भी पार्टिसिपेट किया था पर हमारे अनुकूल कोई कानून नहीं बनाया गया, हमारी स्थिति जस की तस है। इसलिए जरूरी है कि ये थर्ड स्टेट की जो ये क्लास है इससे जो है पावर छीन के उसको हम लोग अपने हाथ में ले लें। इस तरह की चर्चाएं जब होने लगी तो इससे रिलेटेड कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, राजनीतिक संगठन बनने लगे। इन्हीं क्लब्स में एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर जो क्लब्स था उसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, ये जो जैकोबिन क्लब था, नाम से घबराना नहीं है। जैकोबिन नाम का वहाँ एक सेंट था और उसका जो समाधि था उसके पास जो बिल्डिंग बनी थी उसी की, चूंकि वहीं पे ये लोग जाके जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स हैं पेरिस में ये है ये, तो वहीं जाके ये लोग आपस में बातचीत वगैरह करते थे तो इनको इसीलिए उसका नाम जो है जैकोबिन क्लब पड़ गया। सेंट जैकोबिन एक थे पेरिस में, उनके उनके उनकी जो बिल्डिंग थी वहाँ पे चूंकि इकट्ठा होते थे इसलिए इस क्लब का ये एक पॉलिटिकल क्लब था और इसका नाम जैकोबिन क्लब रख दिया गया। इस जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो अधिकांश मेंबर्स जो है गरीब थे और थर्ड स्टेट के निचले स्तर के सदस्य थे। इसमें से अधिकांश जो है या तो पीजेंट्स थे या फिर मजदूर थे, कोई दर्जी था, कोई प्रेस करने वाला था, कोई हॉकर था। इस तरह के छोटे छोटे पोस्ट पे जो है काम करने वाले लोग जो है जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग एक बुक जरा देखिए, जरा एनसीईआरटी का बुक अगर देखिएगा तो ये जैकोबिन्स लोग जो हैं एक खास प्रकार का ड्रेस भी पहनते थे। ये देखिए स्ट्रिप्स वाला जो है लंबा पतलून है, फुल लेंथ का पतलून है और इस पतलून को जानबूझ के इसलिए पहनते थे कि वो दरअसल जो संभ्रांत वर्ग है, जो ये वर्ग है या ये वर्ग है, ये लोग जो है जो ड्रेस पहनते थे वो केवल घुटने तक आता था। ब्रिचेज उसको कहते हैं, ब्रिचेस, ब्रिचेस। तो ये ब्रिचेस का विरोध करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने लगे। और ये ट्राउजर जो है सेम वैसा ही ट्राउजर है जैसे
डॉकयार्ड में लोग काम करने वाले मजदूर पहनते थे। डॉकयार्ड में मतलब जहाँ जहाज वगैरह लगते हैं वहाँ पे जो मजदूर हैं वो इस तरह का ड्रेस पहनते थे। और इस ड्रेस को इन लोगों ने ब्रीचेज, जिसको घुटने तक एक ड्रेस होता था, स्कर्ट टाइप का समझ लीजिए, उसको वहाँ तक जो ड्रेस है उसके विरोध में लोग अपना ये ड्रेस पहनने लगे। और इस बात का इन लोगों ने इस बात को इस रूप में लिया कि जो हम लोग जो ड्रेस पहन रहे हैं उस ड्रेस का मतलब है कि अब जो है ब्रीचेज पहनने वाले लोगों की सत्ता अब समाप्त हो रही है। इस ड्रेस को पहनने के कारण जो है जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को एक खास नाम से भी जाना जाता है और उसको कहते हैं सांत क्लोज। सांक्लोज, सांक्लोज का मतलब ही होता है विदाउट द ब्रीचेज। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को सांक्लोज के नाम से जाना जाता है क्योंकि सांक्लोज का मतलब ये होता है कि जो ब्रीचेज नहीं पहनते हैं, मतलब हिंदी में घुटन्ना होता है ब्रीचेज को, तो जो घुटने तक कपड़ा न पहन के फुल लेंथ का कपड़ा पहन रहे हैं उसको सांक्लोज कहते हैं। क्लोज, सांक्लोज। क्वेश्चन आता है सांक्लोज किसको कहा जाता था और क्यों कहा जाता था? तो सांक्लोज किसको कहा जा रहा है? जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को कहा जा रहा है। और ये जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स कौन हैं? तो थर्ड स्टेट के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जैसे गरीब किसान, मजदूर, कारीगर, ये सारे के सारे जो है जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। और इन लोगों ने ये बात कहा कि अब जो है रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है क्योंकि हमारे लिए रिवॉल्यूशन में कोई काम किया नहीं गया था। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें हमें कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए अब जो रिवॉल्यूशन हम करेंगे उसमें जो है नेतृत्व हमारा होगा और बागडोर भी अब हम लोग संभाल लेंगे इसका। और जैसा कि हमने बताया कि अच्छा एक बात और, ये जो जैकोबिन क्लब के लोग हैं ये ड्रेस तो इस तरह का पहन ही रहे हैं, वो स्ट्रिप्स वाला ड्रेस तो पहन ही रहे हैं, साथ ही साथ जो जैकोबिन क्लब के मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो रेड कलर का टोपी भी पहन रहे हैं, रेड कैप भी पहन रहे हैं। और रेड कैप क्या है? लिबर्टी का टोकन है, मतलब ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो स्वतंत्रता की हम स्वतंत्र हैं सबसे, इसलिए उन्होंने लाल रंग की टोपी पहन के निकलते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये जो लाल रंग की टोपी पहनते थे वो केवल मेल पहनते थे, फीमेल को टोपी पहनने की आज़ादी नहीं थी। सिंपल सी बात है, इसका मतलब महिलाओं को आज़ादी की मांग उठाने की अनुमति नहीं थी। अब चूंकि फ्रांस जो है इस समय युद्ध में लगा हुआ था, हालात बिगड़ते चले जा रहे थे, राजा भी षड्यंत्र में शामिल हो रहा था, ऐसे समय में जैकोबिन क्लब का जो मेन जो लीडर था उसका नाम था रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब का लीडर क्या कौन था? रोबेस्पियर था। ये जो रोबेस्पियर था इसके अंडर में ही जो है मूवमेंट जो है आगे बढ़ा, क्रांति जो है आगे बढ़ी। और जैकोबिन क्लब्स ने एक दिन प्लान बनाया कि राजा के घर को, राजा का जो राजमहल है उसको घेर लिया जाए, और इन लोगों ने घेर भी लिया। 1792 में जो है सितंबर 1792 तक जाते जाते इन लोगों ने क्या किया कि राजा के महल को घेर लिया, उनके बॉडीगार्ड्स को मार दिया और राजा को जो है होस्टेज बना लिया, बंधक बना लिया। कुछ समय के बाद उन राजा पे केस चलाया गया और राजा को माना गया कि उसने देशद्रोह किया है। इसको ट्रेजन कहते हैं, TREASON, ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब वह व्यक्ति जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। क्यों, कैसे ये गद्दारी कर रहा है? कि अपने देश के लोगों पे जुर्म ढाने के लिए विदेश का सहायता ले रहा है, दूसरे देश के लोगों को बुला रहा है। यही किया था ना इसने। तो सितंबर 1792 में इस पे मुकदमा चलाया गया और बाद में इसको फांसी की सजा दे दी गई देशद्रोह के मुकदमे में जो है। बाद में चल के यही काम जो है इसकी वाइफ का भी हुआ। मेरी एंटोनेट जो थी उसको भी जो है देशद्रोह का अपराधी माना गया और उसको भी जो है फांसी पर लटका दिया गया। इनकी कहानी यहाँ पे सेवा समाप्त हो गई उनकी फ्रांस में। दूसरी बात क्या किया गया? अब तो राजा खत्म, राजा का परिवार भी समाप्त। अब फ्रांस में
सितंबर 1792 में, सितंबर 1792 को फ्रांस जो है, अब मोनार्की सिस्टम वहाँ पे समाप्त कर दिया गया। यहाँ जो है मोनार्की सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ अब जो, जैसे अभी तक क्या था, नेशनल असेंबली जो थी वो कानून बनाती थी। अब जो नए लोगों को जो चुना गया असेंबली के लिए, उसका नाम बदलकर नेशनल कन्वेंशन कर दिया गया। ये सब बातें याद रखनी है। नेशनल कन्वेंशन कर दिया गया, मतलब नेशनल असेंबली जो था वो किसमें बदल गया, नेशनल कन्वेंशन में बदल गया। इसने एक नया नियम बनाया, जैकोबिन्स ने। इसने ये कहा कि अब से जो है 21 ईयर से ज्यादा के जितने उम्र के जो है मेल लोग रहेंगे, विदाउट कंसिडरिंग देयर प्रॉपर्टी, दे वेर गिवन द वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स। बट एक बात यहाँ और ध्यान रखना है, 21 साल के सभी पुरुषों को बिना उनकी संपत्ति का मूल्यांकन करते हुए वोटिंग राइट्स तो दे दिया गया, लेकिन महिलाओं को अभी भी वोटिंग राइट्स फ्रांस में नहीं दिया गया है। इस बात को याद रखना है कि जब भी यहाँ वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं तो केवल पुरुषों की बात कर रहे हैं, महिलाओं को तो शस्त्र का समझा ही नहीं जा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उनका भी अपना पॉलिटिकल क्लब है, वो भी जो अपना, आगे हम लोग देखेंगे एक टॉपिक भी है कि फ्रांस में महिलाओं ने क्या किया, इस क्रांति में क्या भाग उनका ये था, रोल था। तो यहाँ पे ये समझना है कि नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया, एक काम तो ये किया, सितंबर 1792 को फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया, फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया, मतलब गणतंत्र बन गया। दूसरी बात ये कि 1792 के बाद जो चुनाव जो हो रहे हैं वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के आधार पर हो रहे हैं, मतलब बिना प्रॉपर्टी को कंसीडर किए हुए 21 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी पुरुष हैं उन सबको जो है वोटिंग राइट्स दे दिया गया। अब एक बात यहाँ पे आता है कि ये रिपब्लिक क्या है, गणतंत्र कहते किसको हैं। तो दो शब्द बड़ा परेशान करते हैं। एक तो सब जानते हैं, लगता है कि सब मिलता जुलता शब्द है। एक तो है डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और एक है रिपब्लिक, इसी को कहते हैं हम लोग गणतंत्र। तो क्या ये दोनों एक ही शब्द हैं या दोनों अलग अलग हैं? जैसे इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया इज ए रिपब्लिक, भारत एक गणतंत्र है, पर साथ ही ये भी कहते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। तो क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं, पर्यायवाची हैं, या दोनों अलग अलग हैं? विश्व के कई देशों में कई सारे देश ऐसे होंगे जो डेमोक्रेसी वहां पे होगी, जहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जिस देश में डेमोक्रेसी हो वहां पे रिपब्लिक हो ही। और कंफ्यूजन बढ़ गया। रिपब्लिक का सीधा सा मतलब अगर हम कहें तो रिपब्लिक का मतलब होता है, गणराज्य का मतलब यह होता है कि जहां पे लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, प्लस साथ ही साथ वहां की जो हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का जो प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली चुना गया होना चाहिए। एग्जाम्पल इंडिया का, इंडिया में क्या सरकार राज्य के द्वारा चुनी जाती है? हम कहेंगे यस, सरकार जो है राज्य के द्वारा चुनी जाती है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है इंडिया का? प्रेसिडेंट है। क्या प्रेसिडेंट का चुनाव जनता करती है? तो हम कहेंगे हाँ, प्रेसिडेंट का चुनाव जनता करती है। इसका मतलब ये कि इंडिया में डेमोक्रेसी भी है और इंडिया जो है रिपब्लिक भी है नहीं है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। सेम क्वेश्चन करते हैं, क्या इंग्लैंड में जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है? हम कहेंगे कि हाँ, इंग्लैंड में चुनाव होता है, जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है। तो इसका मतलब ये कि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है
दूसरा क्वेश्चन, क्या इंग्लैंड में हेड ऑफ स्टेट, वहां का हेड ऑफ स्टेट कौन है? वहां का किंग है, अभी फिलहाल क्वीन है, रानी, महारानी। क्या ये इंग्लैंड का हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा चुना जाता है? आंसर हम देंगे कि नहीं, वहां का हेड ऑफ स्टेट जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि वो हायरार्किकल पोस्ट है, वंशानुगत पोस्ट है वो। मतलब रानी अगर मरेगी तो उसी का बेटा या बेटी उस पोस्ट को ग्रहण करेगा, वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। अब फिर आते हैं इस पे, तो क्या हम इंग्लैंड को रिपब्लिक कहेंगे? तो हम कहेंगे कि नहीं, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है। कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, तो ये इसको ऐसे ही याद रखना है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों अलग अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है तो वो रिपब्लिक हो ही। एग्जाम्पल सबसे अच्छा इंग्लैंड और इंडिया का है कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक कंट्री भी है, जबकि इंग्लैंड जो है डेमोक्रेटिक कंट्री तो है लेकिन वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए इस टॉपिक से, और बाकी क्लास हम लोग, बाकी का जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस के सक्रिय एवं निष्क्रिय नागरिकों के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, फिर इसका नोट्स बनाते जाइएगा, वीडियो देखिए। अच्छा, एक बात हो कि एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप सोचते हैं कि ये वीडियो हमने देख लिया, क्वेश्चन इसका आंसर, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे कई बच्चे आंसर भेजते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और उस आंसर में मैं ये देखता हूँ कि ये जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ उसी वीडियो के आधार पे ही जो आंसर बना ले रहे हैं। बच्चे ऐसा नहीं करना है, बिना बुक का नॉलेज इंक्रीज नहीं होता है। बुक सेल्फ रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद नोट्स बनाना है, उसके बाद आंसर लिखना है। क्लियर है? और उसके बाद नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझसे